चलिए हमारी टॉपिक चर्चा होती है। कल चर्चा हुई है इसके थ्योरिकल पार्ट्स पे। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के टॉपिक में हमारा पहला टॉपिक हमारे पास है जिस पर हमारी कमांड होने वाली है, मतलब होता है फर्म के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास जो भी चर्चा हो रही है तो इसमें अब हमारे पास चर्चा होगी आज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में। थोड़ा सा कि इम्पॉर्टेंट बात ले लीजिएगा, क्लियर करिएगा। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब होता है, सही वर्ड में कहा जाए, चर्चा किया जाए तो फर्म की समाप्ति। पूरी मतलब होता है पार्टनरशिप का जन्म और कंडीशन दोनों की एक समाप्ति होती है। इसकी वैल्यूएशन कैसे क्लोजिंग करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड आता है, इसमें से 4-5 में हम पढ़ेंगे, 4-5 स्टेप होते हैं। जैसे आपका वह रियलाइजेशन अकाउंट जिसे वसूली खाता कहते हैं, ये बनाया क्यों जाता? पहला कारण, जब फर्म क्लोज होता है तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपने कितना दिया है और आपने कितना लिया है। ये पहला सवाल होता है भाई। जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ से छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं आप मान लीजिए रूम पर किराए पर रूम पर रहते हैं, जब आप छोड़ते हैं तो स्वाभाविक है बिजली का बिल या किराया जो भी बाकी रहता है आप उसका हिसाब करके जाते हैं। आयत मान लीजिए आपका यदि मालिक के पास एक्स्ट्रा पैसे है तो उससे आप लेकर जाते हैं, स्वाभाविक है ये चीज़ होती है। उसी तरह से जब फर्म बंद करते हैं तो पहली बात सबसे पहले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, रेंट पार्ट पर मान लीजिए चला रहे हैं, या फिर अपना पर्सनल है तो कोई इशू नहीं। यदि रेंट पार्ट में चला रहे हैं तो रेंट हमें हर महीना बजट बना हमें देना पड़ेगा। यदि पैसे नहीं देंगे तो मालिक क्या करेगा? उसके विरुद्ध कार्य करने लगता है। ये हमारे पास सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वसूली का मतलब ही होता है किसी से क्या करना, पैसे बाकी है तो उससे लेना। वसूली का मतलब है तो वसूल से पैसे भी जिसको जितना बाकी उससे वसूल करो। वसूल का मतलब लेना होता है। तो जब फर्म बंद होगा तो स्वाभाविक हमारे पास पहला टाइप की वसूली खाता आता है। तो इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान रखना। जब सबसे पहले हम बैलेंस शीट उठाएंगे, बैलेंस शीट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है कि बैलेंस शीट आपको बनी बनाई मिलेगी। क्या करिएगा? बैलेंस शीट क्या मिलेगी आपको? बनी बनाई। अब बैलेंस शीट से आपको 3-4 स्टेप को ध्यान रखना कि जो चीज़ नहीं रिकॉर्ड होगा। जैसे बैलेंस शीट में 2 टर्म्स होते हैं, पहला एसेट्स होता है, दूसरा लायबिलिटीज होता है। एसेट्स में आपको कैश और बैंक नहीं उठाना है, उसके अलावा सब कुछ जैसा लिखा है उसी तरह रिकॉर्ड कर देना। पहला बिंदु बात करते हैं हमारे पास, पहला टॉपिक हमारे पास आता है टू एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में आप लिख गया। अब एसेट्स में हमारे पास पहला टॉपिक हमारे पास आता है कि हमें क्या नहीं लिखना। यह कोष्टक में रखेंगे कैश और बैंक। कैश बैंक के अलावा जो रहेगा आपसे बन जाएगी, लिखते हैं। बैलेंस शीट बनी रहेगी। बैलेंस शीट में एसेट से लिखा है कैश और बैंक छोड़ देना है। कैश एट बैंक हो, कैश बैलेंस हो या बैंक बैलेंस हो, ये 3-4 शब्द कभी भी रूप में आ सकते हैं। उसको आपको क्या करना है? छोड़ देना। उसके अलावा जैसे लिखा हुआ है A to Z आप फोटो कॉपी यथाउचित कर दें। जैसे आपका स्टॉक आएगा, किताब से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक के बाद आपका मान लीजिए बिल्डिंग आती है तो बिल्डिंग लिख दें, प्लांट आता है तो प्लांट लिख दें, फर्नीचर आता है तो फर्नीचर लिख दें, मशीनरी आती है तो मशीनरी लिख दें। आपका ये कहता है तो आपका गुडविल आता है तो गुडविल लिख दें, डेप्टर आता है तो डेप्टर लिख दें, इन्वेस्टमेंट आता है इन्वेस्टमेंट लिख दें। ये सब कुछ आपको लिखा मिलेगा। और बहुत सारे बिल पेमेंट आते, बिल पे रिसीव आते हैं, बहुत सारे टाइम्स होते हैं, पर कैश और बैंक के बाद सब कुछ लिख देना। पहला स्टेप क्लियर हुआ एसेट का। अब हम चलते हैं दूसरे टाइम्स पे। बाई तरफ हमने पहला कदम रखेंगे, आपका यहाँ रखेंगे आपका बाई लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब दायित्व पक्ष। अभी हमारे पास लायबिलिटीज में हमारे पास दायित्व पक्ष में क्या होता है? दायित्व पक्ष में 3-4 बिंदु को नहीं लिखना है, वो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। यदि आपको बिंदु रिकेयर करना है, उसके अलावा सब कुछ लिख देना है। कौन कौन ऐसे बिंदु हैं इंटीग्रेशन कर देता हूं। जैसे कैपिटल,
दिया रहेगा पर नहीं लिखना है। जनरल रिजर्व, जिसे हम हिंदी वर्ड में सामान्य संचय कहते हैं। अगला फिर हमारे पास पर्सनल लोन। पर्सनल लोन का मतलब समझते हैं, जैसे राम का लोन, श्याम का लोन, किसी का भी हो सकता है। नाम रहेगा तो इसको रिकॉर्ड नहीं करें। और इसमें कभी कभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहता है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, आपको रिकॉर्ड नहीं करना। उसके अलावा जो जो देगा, दिया रहेगा किताब से उठाकर रख देना, नहीं दिया है तो जो भी रहेगा उसको लिखना है, उसके अलावा सब छोड़ने वाली चीज क्लियर हुई। अब उसके बाद लिखने वाली चीज है, जैसे आपका क्रेडिटर आ जाएगा, लेनदार, फिर क्रेडिटर के बाद बिल पेमेंट आ जाएगा, जिसे बिल का भुगतान कहते हैं। फिर आपका बैंक लोन आ जाएगा, लोन कोई भी सिंपल लोन हो या बैंक लोन हो, बहुतेक है। बैंक लोन के बाद हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी शो करने लगता है। ये आपके अकॉर्डिंग रहेगा। ये दोनों चीज बैलेंस शीट में मतलब होता है आपको लिखी रहेगी, उसको बैलेंस शीट से उठाकर रख लेना। बात कॉमन हुई। अब सवाल उठता है कि बैलेंस शीट की कहानी तो हमने खत्म किया, क्लियर हो बैलेंस शीट की कहानी। बैलेंस शीट के बाद अब जिसका जो परिवर्तन होता है, जिसे एडजस्टमेंट वर्ड कहा जाता है, वो नीचे लिखा रहता है कि फर्नीचर इतने की होगी, मशीन इतने की होगी, टेबल इतने की होगी, कुर्सी इतने की हो गई, ये सब कुछ लिखा रहता है। तो जो लिखा होगा इसका परिवर्तन टू था, इधर टू है, जो बैलेंस शीट से उठाए टू रखे। इसका जो चेंजेस होगा इसका कहा जाएगा बाय कैश के रूप में। जो बदलाव होगा केवल कोष्टक में आप इसलिए आपका एसेट्स रखेंगे, इसका जो परिवर्तन हुआ एसेट्स का ये परिवर्तन है, इस कारण से बाय कैश या बाय बैंक के नाम से डिनोट कर सकते हैं। किसके नाम से? बाय कैश और बाय बैंक, इजीली तरीके से। अब हम क्या करते हैं अगला वर्ड। अब देखो, जैसे इसमें कोई भी बदलाव हो सकता है, कोई भी वर्ड उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टॉक बदलेगा तो स्टॉक लिखेंगे, नहीं बदलेगा तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ लिखेंगे पर यहाँ नहीं लिखेंगे। गुडविल बदला है तो गुडविल लिखेंगे, आपका बिल्डिंग बदली है तो बिल्डिंग लिखेंगे, बिल रिसीव बदला है तो बिल रिसीव लिखेंगे, डेप्टर बदला है तो डेप्टर लिखेंगे। जो बदलेगा वही लिखेंगे, उसके अलावा नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ गई सबको? समझ में आया? संपत्ति में क्या रिमाइंड करो, संपत्ति में क्या क्या छोड़ना है? कैश और बैंक। क्या छोड़ेंगे? और उसके अलावा जो रहेगा सब कुछ A to Z जैसे लिखा उसी तरह से आपको अपने कॉपी में रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, लेफ्टेज में आएंगे तो क्या कहना लिखेंगे? कैपिटल, रिमाइंड करो, कैपिटल, जनरल रिजर्व और बैंक पर्सनल लोन, जिसे राम श्याम कहते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे। उसके अलावा आप समझिएगा एसेट्स का बदलाव तो यहाँ आ गया। और दूसरा बचा हमारे लेफ्टेज, जिसे दायित्व पक्ष कहते हैं। दायित्व में ध्यान रखिएगा, दायित्व में बदलाव हो या ना हो, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, आपका ट्रांसफर होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, रिमाइंड करिएगा, समझिएगा इस बात को। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने किसी से उधार पैसे लिया, किसी से भी उधार आपने पैसे लिया, पर सवाल ये उठता है कि उधार पैसे आप लिया किसी दुकान चलाने के लिए, कोई व्यापार चलाने के लिए, तो आप आपकी दुकान नहीं चली तो क्या पैसा उनका नहीं देंगे आप? जैसे आप पढ़ने आते हैं, आप पढ़ने पर डे आए या ना आए, पर कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपकी कमियां हैं, पर कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस से था उचित देना पड़ेगा। विद्यालय एक दिन जाइए या ना जाइए, विद्यालय के जिस दिन नाम लिख गया उस दिन पूरे साल की फीस आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। करना पड़ता है कि नहीं कर पड़ता? चाहे आप जाइए ना जाइए, ना जाना आपकी दायित्व है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप नहीं जा रहे हो आपका कारण है। विद्यालय तो रेगुलर रख रही है, जब विद्यालय रेगुलर मतलब लग रही है तो स्वाभाविक है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसी तरह से चाहे आपका दायित्व में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या ना हो, बदलता है तो ठीक है, वो तो आएगा ही, बदले या रिमाइंड करेगा, बदले या ना बदले, पर भी बदलता है तो ट्रांसफर होगा और नहीं बदलता तो ट्रांसफर तो भी होगा। बात समझना है? बदलेगा तो ट्रांसफर होगा, नहीं बदलेगा तो भी होगा। ध्यान रखना है लेफ्टेज में। इसका जैसे आपका आप यहां लिखेंगे, पहला आप तो रख लीजिए कैश एक्सपेंसेस,
जैसे हम वसूली व्यय के नाम से जानते हैं, ठीक है, कैश एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला जाता है। अब हमारे पास ये होगा, उसके बाद जो संपत्ति का बदलाव यहाँ, दायित्व का बदलाव यहाँ, संपत्ति का बदलाव आपके यहाँ हो गया, दायित्व का बदलाव आपके यहाँ। अब इसे भी क्या करेंगे, टू कैश के नाम से कोष्टक में लेफ्टेज, दायित्व का परिवर्तन, जैसे एसेट्स का इधर। अब बदलता है तो ठीक है, नहीं बदलता तो भी आपको यहाँ लिखना कंपलसरी है। देखो सर, यदि आपका है क्रेडिटर तो क्रेडिटर लिखेंगे, बिल पेमेंट तो बिल पेमेंट लिखेंगे, बैंक लोन है तो बैंक लोन। ये क्यों लिखा गया, समझ में आ गया सबके? आपका काम चले या ना चले, पर किसी के पैसे आप चाहते हैं तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, इस कारण से आपको लिखना जरूरी हो जाता है। बात क्लियर हुई सबके? आप देखो, यदि इधर कमी आती है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इधर कमी आती है तो बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। अब एक सवाल आपने जो अभी सवाल आप पढ़ेंगे, जस्ट मिनट, आपको एक बार फॉर्मेट क्लियर करके फिर हम बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। ये हमेशा लेजर होता है, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़े चाहे रियलाइजेशन अकाउंट पढ़े, ये सब कुछ क्या होते हैं, लेजर होते हैं। और लेजर से जर्नल बनाना ये मतलब होता है वेरी सिंपल कंडीशन, बहुत ही सिंपल कंडीशन होता है। आप थोड़ा सा केयर करें तो मान लीजिए सब कुछ अच्छा हो जाए। तो आगे सबसे पहले हमने क्या उठाया, एसेट्स को उठाया। एसेट्स में क्या क्या छोड़ा, रिमाइंड करिए, कैश और बैंक, यू राइट। फिर इसके बाद हमने जैसा पूरा प्रॉपर्टी लिखी है, स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, डेप्टर, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ किताब से उठाकर हमको रख देना, ओके। फिर इसका जो बदलाव होगा कहाँ गया, बाई कैश कोष्टक में एसेट्स ले रखते हैं कि एसेट्स का चेंजेस है। यदि स्टॉक में बदलता तो स्टॉक जाता, बिल्डिंग बदलता तो बिल्डिंग जाती, प्लांट बदलता, जो बदलेगा वही ट्रांसफर होगा, वरना ट्रांसफर नहीं। बात क्लियर हुई माइंड में से? एसेट्स की कहानी खत्म। लेफ्टेज में उठाते हैं तो लेफ्टेज में क्या क्या नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे कैपिटल नहीं लिखना पड़ेगा, क्या नहीं लिखना पड़ेगा, कैपिटल नहीं लिखना पड़ेगा, आपका जनरल रिजर्व नहीं लिखना पड़ेगा, लोन नहीं लिखना पड़ेगा, आपका हमारे पास क्या होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना। उसके अलावा जो रहेगा आपको क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना। बस समझ में आई? पर्सनल रो का मतलब राम, श्याम, बी का लोन, सी का लोन, नाम दिया रहे, पर्सनल का मतलब नाम दिया रहेगा, पर्सनल का नाम ही मतलब होता है। क्रेडिटर हो गया, पेमेंट हो गया, बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ये सारी चीजें आपको रिकॉर्ड कर लीजिए जो बैलेंस शीट में दी रही। अब जैसे एसेट का बदलाव यहाँ हुआ, लेफ्टेज का बदलाव यहाँ हुआ। लेफ्टेज में चेंजेस होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्यों कहा है, बार बार समझा रहा हूँ। आप किसी से लोग उधार लेते हैं तो आपका फर्म चलती है या नहीं चलती, लोन चले या ना चले, किसी का बैंक चले या ना चले, दुकान चले या ना चले, पर आप सामने वाले को पैसे क्या करेंगे, पे करेंगे। बस समझ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात। अब बात होती कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। ध्यान रखना, जर्नल एंट्री जब आप करेंगे तो जर्नल एंट्री जो बैलेंस शीट से उठाएंगे उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती। बात समझ आई? जो आप जर्नल एंट्री उठाएंगे तो बैलेंस शीट से जो उठाएंगे इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। जर्नल एंट्री शुरू होगी यहां से, जर्नल एंट्री। अब इसके जैसे का है, रियलाइजेशन लिखा है ना, तो टू का मतलब है जर्नल में, टू का मतलब क्रेडिट होता है, टू का मतलब क्रेडिट, टू लिखा है मतलब होता है जैसे राम डेबिट टू कैश लिखा है तो राम डेबिट हुआ और टू कैश क्रेडिट हुआ ना। तो हमारे पास जैसे माल खरीदा, गुड्स परचेस, राम माल खरीदा तो क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं ना। तो जो आपका परचेस हुआ वो डेबिट हुआ, इसमें कुछ नहीं लगा होता, पर यहाँ लेजर है जिससे बाई शब्द में जाता है। अब यहाँ तक तो हमारे पास क्या बनेगा, एंट्री देखिए, बड़ी छोटा सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वाली एंट्री आएगी तो ये करना है, क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे समझे? फिर यदि दायित्व में बदलाव होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल पेमेंट, क्रेडिटर आप बैंक को लोन। आगे समझे? अब यदि प्रॉफिट आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट। आगे समझे? इधर आगे चलते हैं। अब ये एसेट्स का बदलाव केवल यहाँ ये चीज नहीं उठाएंगे, केवल ये चीज उठाएंगे, जो बदलाव होता है बदलाव होगा वही उठाएंगे, ये क्योंकि बैलेंस शीट चीज है, बैलेंस शीट में तो बदलाव होता नहीं है। आपके इधर देखो जो बदलेगा यार, अब ये सब में जैसे इधर क्या था, सबके ऊपर था, इधर क्या था,
सबके ऊपर लिखा गया, डेबिट लिखा गया, और इधर क्या हो जाएगा, सबके नीचे। तो कैसे, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, स्टॉक हुआ है। फिर आपका गुडविल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, आपका बिल रिसीव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और डेप्टर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और लॉस अकाउंट मतलब डेबिट टू रियलाइजेशन। बन जाएगा एंट्री। बहुत बिल्कुल सिंपल तरीका से, बहुत ही सिंपल सवाल, अब बहुत इजीली सवाल आए। बस हमें क्लियर, ये सब आप इस पॉइंट को आप क्लियर कर लेते हैं, फॉर्मेट को क्लियर कर लें, तो सवाल इतना सरल है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। चलिए आगे हम पॉइंट पे बात करेंगे, सवाल पर। चलिए क्लियर करिए, इसको रिकॉर्ड करिए तुरंत।